नमस्कार साथियों, मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आप सभी के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, यूपीडब्ल्यूएससी पीटी के लिए 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो करंट अफेयर के प्रश्न लेकर के हमने आपके सामने उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इसमें साथियों हमने 10-11 प्रश्न करंट से संबंधित लिए हैं, बाकी उसके बाद हमने 15 क्वेश्चन करीब जो है वो जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लिए। आप वीडियो को देखिएगा पूरी, जो भी आपको कंटेंट बेहतर लगे तब आप वीडियो कंटिन्यू करिएगा, अन्यथा आप हट जाइएगा। ठीक है, तो लेते हैं पहला प्रश्न अपना। क्या भैया, पहला प्रश्न है आपका, बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? आपका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन बी है असम सरकार, ऑप्शन सी है उड़ीसा सरकार, ऑप्शन डी है आपका राजस्थान सरकार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, हम अगर राजस्थान सरकार के विषय में बात करें तो यहाँ की जो सबसे प्रमुख योजनाओं में से है वो है पहली योजना अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना। खाद्य पैकेट योजना जो है ये राजस्थान सरकार की है। ठीक है, जैसे और अगर बात करें आपसे अन्य राजस्थान सरकार की कौन सी योजनाएं हैं, तो जैसे उसके बाद जो है महिला निधि योजना भी हाल ही में इन्होंने लॉन्च की है। कौन सी? महिला निधि योजना। ठीक है, उसके बाद एक और योजना जो महत्वपूर्ण यहाँ की है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। ठीक है, शहरी रोजगार योजना। यूपीडब्ल्यूएससी पीटी में एक प्रश्न आता है। उड़ीसा सरकार की बात करें तो उड़ीसा सरकार की सबसे महत्वपूर्ण मो जंगल जामी योजना ये कहाँ की है? तो भैया आपके उड़ीसा सरकार की है। ठीक है, और बात करें मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की, किसकी बात करें? मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना ये भी आपकी जो है उड़ीसा सरकार की है। असम सरकार की बात करें मेरे दोस्त, तो असम सरकार जैसे अभी चूँकि चर्चा में रहती है, वहाँ के मुख्यमंत्री हमेशा चर्चा में रहते हैं, हो सकता है आपसे पूछ ले। तो अमा पोखरी योजना। कौन? अमा पोखरी योजना जो है ये आपके असम सरकार की है। ठीक है, और उसके बाद जो है गजह कोथा जो है ये भी आपके कहाँ की है? ये भी आपके असम सरकार की ही है। ठीक है, ये आपके असम सरकार से हो गया। इधर आपका उड़ीसा सरकार, इधर राजस्थान। इधर बात कर लेते हैं, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश संबंधित कुछ योजनाएं हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका ये हो जाएगा बाल श्रमिक योजना हो जाएगा। ठीक है, बाल श्रमिक योजना के बाद जैसे और महत्वपूर्ण योजना कौन सी है, तो सबसे इसमें हम नोट करिए पॉलिटेक्निक चलो योजना। कौन सी? पॉलिटेक्निक चलो योजना। लिख लीजिएगा, देखिएगा सीधे एग्जाम में ना जब तक कहिएगा हमको। पॉलिटेक्निक चलो योजना। ठीक है, ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश सरकार की है। और उसके बाद नंद बाबा दुग्ध योजना। नंद बाबा दुग्ध योजना ये भी कहाँ की है? तो ये भी आपके उत्तर प्रदेश सरकार की है। और यहीं पे चल रही कौन सी? स्कूल चलो योजना। क्या? स्कूल चलो योजना, या इसको कह सकते हैं स्कूल चलो अभियान। ठीक है, ये सारे के सारे यहीं पे चल रहे हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण वन डिस्ट्रिक्ट, जैसे आप पढ़े थे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना। ठीक है, ये आपके यहीं पे चल रहा है। एक खेल गांव एक योजना, ये आपके उड़ीसा की है। ठीक है, और यहीं पे अगर बात कर लें तो जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि साहब ये बताइए वन ब्लॉक वन खेल या वन ब्लॉक वन स्पोर्ट योजना किसकी है, तो ये आपकी हरियाणा सरकार की है। इसमें जो फिलहाल है राइट आंसर हो जाए वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या भैया? बिहू कुह महोत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आपका लेह लद्दाख, ऑप्शन डी केरल। बताओ भैया ये कहाँ मनाया जाता है?
देखिए अगर हम बात करें असम की, तो असम में तो बिहू मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भैया? असम में बिहू मनाया जाता है, बिहू कुह नहीं मनाया जाता। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दे रखा है इन्होंने तमिलनाडु को, ठीक है। तो तमिलनाडु में क्या चीज़, जैसे यहाँ पे महोत्सव पूछ रहा है, तो आपको तमिलनाडु में क्या सबसे भी जो हाल ही में मनाया गया है वो है आदि फिरक्कू। क्या है? आदि फिरक्कू महोत्सव। आदि फिरक्कू महोत्सव ये कहाँ पे है भैया? ये आपके तमिलनाडु में मनाया गया है, ठीक है, आदि फिरक्कू महोत्सव। उसके बाद अगर बात कर लें लेह लद्दाख की, तो हेमिस सेचू महोत्सव ये आपके लद्दाख में मनाया गया है, जैसे हेमत तो। और उसके बाद मोनलम चेनमो महोत्सव मनाया गया है। क्या? मोनलम चेनमो महोत्सव भी आपके यही मनाया गया है, ठीक है, यही मनाया गया है। और अगर बात कर लें, जैसे यहाँ पे पूछा क्या है, बिहू कुह महोत्सव पूछा है ना, तो मेरे दोस्त यहाँ इसको केरल के बजाय इसको क्या कर लेंगे आप? केरल के बजाय इसको आप जो है अरुणाचल प्रदेश कर लीजिएगा। क्या? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल इसमें माफ करिए गलत छप गया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अरुणाचल के विषय में जान लीजिए, सब भारत का सबसे पूर्वी आपका जो है सबसे पूर्वी प्रदेश कह सकते हैं इसको। इसका सबसे पूर्वी जो सब भारत सबसे पूर्वी बिंदु की बिंदु है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश से जो चाइना की सीमा है वो सर्वाधिक टच करती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। मनकुराड़ आम को किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त हुआ है? मनकुराड़ आम को, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके सामने उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। बताइए सर, मनकुराड़ आम जो है ये कहाँ का है? ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा गलती हो गई है, इसको आप गोवा कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो जलेसर धातु आप समझ लीजिए, अभी हाल ही में ये चर्चा का विषय बना था, अभी उत्सव भी वहाँ हुआ था, जलेसर धातु ये आपके उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अमरोहा ढोलक की बात कर लें, कौन सी? अमरोहा ढोलक की बात कर लें तो ये भी आप कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम बात कर लें बागपत होम फर्निशिंग की, या बात कर लें हम बाराबंकी हथकरघा उत्पाद की, या फिर हम बात कर लें कालपी, इसकी बात कर लें कालपी हस्म निर्मित कागज़ उद्योग की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैनपुरी तारकसी की जो है ये भी आपके उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि इसकी बात कर लें राजस्थान की, उस्ता कला शिल्प, कौन सी? उस्ता कला शिल्प जो है ये बीकानेर की है, ये भी आपके राजस्थान की है, ठीक है। ये भी आप कहाँ की? राजस्थान की है। उसके बाद बात कर लें मध्य प्रदेश की, तो मेरे दोस्त मध्य प्रदेश में अभी जैसे मध्य प्रदेश में चूँकि चर्चा का विषय कई बना, लेकिन जो है उस हिसाब से भी हाल ही में जो है कोई बहुत ज़्यादा घोषणा जो हुई है वो रीवा के सुंदरजा की हुई है। जो रीवा का सुंदरजा आम है, रीवा का सुंदरजा आम ये मध्य प्रदेश का है, रीवा का सुंदरजा आम। और सरबती गेहूँ, कौन सा? सरबती गेहूँ भी आप कहाँ पे है? ये आपके मध्य प्रदेश में। इसमें राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, गोवा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोवा में जो है इसको प्राप्त हुआ है, गोवा का ये मनकुराड़ आम भी है। और जैसे आपसे बेबिनका पूछ ले, क्या? बेबिनका ये भी आप कहाँ पे है? ये भी आपके गोवा का ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न लेते हैं, क्या भी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक राजधानी यहाँ से पूछी जानी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए कवारती, ऑप्शन बी दमन, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? भैया अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? जैसे आप पहले तिरुवनंतपुरम की राजधानी कहाँ की राजधानी है, तो भैया तिरुवनंतपुरम जो है ये आपकी केरल की राजधानी है। कहाँ की? केरल की राजधानी है, ठीक है। अगर हम बात कर लें विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम मेरे दोस्त ये आपके आंध्र प्रदेश की राजधानी है। कहाँ के? आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम, ठीक है। और अगर बात कर लें हम दमन की, तो ये जो राजधानी भी हाल ही में बनाई गई है ये कहाँ की है? दादर नगर हवेली और दमन दीव ये यहाँ की राजधानी दमन बनाई गई, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लें, ये चूँकि देखिए है क्या,
हम आपको ये इसलिए ऐसा करवा रहे हैं। इसमें जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लें तो ये आपके कवरत्ती नहीं बल्कि पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। कवरत्ती की बात करें तो ये लक्षद्वीप की राजधानी थी। किसकी? लक्षद्वीप की राजधानी। देखिए आपको इसमें जो है 4-5 राजधानी तैयार हो गई। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे, जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर ले रहे हैं आपके साथ, है ना, आपसे अगर कोई पूछे जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी क्या है, तो आपकी जम्मू है या श्रीनगर है, जम्मू एंड श्रीनगर बोल सकते हैं इसको, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया लद्दाख की राजधानी कहाँ है, इसकी लद्दाख की राजधानी कहाँ है, तो लद्दाख की राजधानी आपके लेह में है। ठीक है, अगर कोई पूछ ले भैया लद्दाख के इस टाइम राज्यपाल कौन है, तो वो आपके बी डी मिश्रा हैं। कौन है? बी डी मिश्रा। और अगर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की उपराज्यपाल की बात कर लेते हैं मनोज सिन्हा है। बात क्लियर है। अगर आपसे कोई अंडमान निकोबार द्वीप को पूछेगा तो आप पोर्ट ब्लेयर बताएंगे। अगर यहीं आपसे पुडुचेरी पूछ दे कोई, पुडुचेरी, तो आप क्या बताएंगे? भैया पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है ना, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। और लक्षद्वीप की कावरत्ती हो ही गई, दादर नगर हवेली की दमन हो गई, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आपका जो है पोर्ट ब्लेयर है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की हैदराबाद हो जाएगी, क्योंकि हम आपको बता दें तेलंगाना की हैदराबाद हो जाएगी। तमिलनाडु की बात करें तो वो आपका चेन्नई हो जाएगी। केरल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम है ही है ना। गोवा की आपकी पणजी हो जाएगी। कर्नाटक की बेंगलुरु हो जाएगी। महाराष्ट्र की मुंबई हो जाएगी। गुजरात का गांधीनगर हो जाएगा। राजस्थान का आपका जयपुर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का रायपुर हो जाएगा, सुन लीजिएगा ऐसे ही। मध्य प्रदेश का भोपाल हो जाएगा। जो उड़ीसा का भुवनेश्वर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल कोलकाता हो जाएगा। झारखंड का रांची हो जाएगा, रांची जो होकर रेखा पर सबसे नज़दीक स्थित राजधानी है। बिहार का पटना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो जाएगा। हरियाणा का चंडीगढ़ हो जाएगा। पंजाब का भी राजधानी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की राजधानी स्वयं चंडीगढ़ है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून या गरसैंण है, इसमें ग्रीष्मकालीन शीतकालीन वाली बात हो जाती है। हिमाचल प्रदेश की शिमला है। सिक्किम का गंगटोक है। मेघालय की शिलांग है। असम का दिसपुर है। मिजोरम का आइजोल है। मणिपुर का इम्फाल है। नागालैंड का कोहिमा है। त्रिपुरा का अगरतला है। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। ये आपके इतने जिले राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये सारे के सारे हमने आपसे डिस्कस कर लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? यूक्रेन की मुद्रा कौन सी है? ये आपसे पूछा गया है कि यूक्रेन की मुद्रा कौन सी है। ऑप्शन ए है आपका यूक्रेनियन रिवेन्बिया, ऑप्शन बी क्यात, ऑप्शन सी रूफिया, ऑप्शन डी रूबल। बताओ भैया रूबल, रूबल कहाँ की है? तो रूबल आपके रूस की है। कहाँ की है? रूस की है। और रूस की राजधानी कहाँ है? ये आपकी मॉस्को है। कहाँ पे है? मॉस्को है। आपसे देश राजधानी पूछा जाएगा। इससे संबंधित हम बहुत जल्दी जो है 1-2 दिन में एक सीरीज लेकर के आने हैं राजधानी संबंधित। एक प्रश्न यहाँ से तय है। रूफिया जो है, जो रूफिया है ये मालदीव का जो है, मालदीव की राजधानी कहाँ की? मालदीव की राजधानी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें मालदीव का जो है, मालदीव की मुद्रा है, मालदीव की राजधानी बात करें तो ये माले है। कौन है? माले है। हम बात करते हैं क्यात की, तो क्यात जो है ये म्यांमार की मुद्रा है। किसकी? क्यात जो है ये म्यांमार की मुद्रा है। और यहाँ पे नाव पीता जो है ये यहाँ की राजधानी है। यूक्रेन रिवनीवे जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये यहीं की मुद्रा है। लेकिन अगर बात करें यूक्रेन की राजधानी कौन सी है, तो यूक्रेन की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो वो राजधानी कौन सी है भैया? कीव है। कौन सी है? कीव जो है यहाँ की राजधानी है। मामला क्लियर है? तो ऑप्शन ए का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अपना इंटरनेट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपका बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल या लद्दाख। बताओ भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हम लद्दाख के विषय में तो बहुत सारे हमने आपको बता ही रखे हैं। जैसे अभी हम जो पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर, आप जरूर उसे पढ़ लीजिए क्योंकि वहाँ से प्रश्न सीधे सीधे आपके एग्जाम में आएगा। देखिए अगर हम बात करें लेह लद्दाख की, तो लेह लद्दाख में जो है पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल, पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल यहीं से जो है शुरू हुआ है। लद्दाख से ही, लेह लद्दाख से ही शुरू हुआ है। ठीक है, हम अगर बात कर लें केरल के तो इसमें बहुत सारे इसमें हुए हैं। तो केरल में मुख्यतः आज जैसे पहला मत्स्य पालन इंक्यूबेशन सेंटर है। ठीक है, पहला जो है मत्स्य पालन इंक्यूबेशन सेंटर है। उसका दूसरे की बात करें तो भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र है। भारत का पहला नवाचार केंद्र
ठीक है, निर्माण नवाचार केंद्र भी यहीं पे अवस्थित है। बात क्लियर है। अगर जैसे और बात करें केरल की, तो पहला इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला तो अपना राज्य है ही है, इसमें राइट आंसर तो आपका केरल है ही है। लेकिन अब हैदराबाद की विषय जान लीजिए। हैदराबाद जो है, एक तो जैसे यहाँ पर भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज बनाया गया है। यहीं पे आपके इरिडा का मुख्यालय भी है, इरिडा का, ठीक है, इरिडा का मुख्यालय है। बेंगलुरु की बात कर लें मेरे दोस्त, तो यहाँ पे क्या किसके लिए फेमस है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, 3D प्रिंटेड डाकघर जो है ये बेंगलुरु में बनाया गया। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर प्रश्न लेते हैं। 7वां नंबर क्या भैया? सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इजराइल। देखिए, इजराइल के साथ जो भारत का हुआ है समझौता, बेसिकली वैसे तो कई समझौते इजराइल से, जैसे औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग के लिए चर्चा हुई है, लेकिन जो आपसे पूछा सकता है वो है आपका जल प्रौद्योगिकी केंद्र। क्या? जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता, केंद्र बनाने हेतु समझौता। ठीक है, जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने समझौता किया गया। नेपाल की बात कर लें तो भारत का नेपाल के साथ क्या समझौता हुआ है? अब जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो है बिजली निर्यात समझौता। कौन सा? बिजली निर्यात समझौता जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है? तो वो आपके नेपाल से हुआ है। अगर हम अमेरिका की बात करें, वैसे तो बहुत सारे जो है समझौते अमेरिका से हुए, लेकिन जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो है आपका अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आर्टेमिस समझौता हुआ। कौन सा? आर्टेमिस समझौता। आर्टेमिस समझौता जो हुआ है ये अमेरिका और भारत के बीच हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर बात कर लें कि साहब ये बताइए सेमीकंडक्टर के लिए कहाँ पे हुआ है, तो सेमीकंडक्टर के लिए जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्या भैया? 8वां उल्लास ऐप। हाल ही में उल्लास ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय जल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या जो है उच्चतम न्यायालय? बताओ भैया उल्लास ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए, अगर हम यहाँ उच्चतम न्यायालय की बात कर लें तो उच्चतम न्यायालय ने अभी हाल ही में किसको जारी किया है? सुस्वागतम पोर्टल। क्या? सुस्वागतम पोर्टल को लॉन्च किया, सुस्वागतम पोर्टल को। ठीक है, हम बात कर लें आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है उद्गम पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा? उद्गम पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने लॉन्च किया है। अगर यहाँ पे केंद्रीय जल मंत्रालय की बात कर लें तो यहाँ पर फ्लाई वॉच, ठीक है, फ्लाई वॉच ऐप जो है ये केंद्रीय जल मंत्रालय ने जो है जारी किया है। अब यहाँ बात करें शिक्षा मंत्रालय की, शिक्षा मंत्रालय ही जो है ये उल्लास ऐप जारी करने वाला मंत्रालय बना है। उल्लास ऐप किसने जारी किया? शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। अगर आपसे पूछे कि भाई उद्गम पोर्टल आरबीआई, अगर आपसे ये पूछे सुस्वागतम पोर्टल तो वो उच्चतम न्यायालय है। केंद्रीय जल मंत्रालय या आपके जल मंत्रालय द्वारा जो है ये फ्लाई वॉच ऐप जो है किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? अजय वॉरियर संयुक्त अभ्यास किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए है आपका भारत यूके, ऑप्शन बी है भारत अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत श्रीलंका, ऑप्शन डी है आपका भारत और फ्रांस। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हम इसकी अगर बात करते हैं, एक बार भारत और फ्रांस की चर्चा कर लें तो भारत और फ्रांस के बीच में हमने आपसे डिस्कस किया था क्या? फ्रिंजेक्स। क्या है? फ्रिंजेक्स जो है, फ्रिंजेक्स 2023 ये भारत और फ्रांस के मध्य संपन्न हुआ अभी आपका जो है युद्धाभ्यास है। ठीक है, भारत श्रीलंका की बात कर लें तो भारत श्रीलंका के बीच जो है मेरे दोस्त सिलीनेक्स होता है। कौन सा होता है? सिलीनेक्स, SLINEX, ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। मामला क्लियर है? ऐसे यहाँ पे आपका भारत और फ्रांस के बीच फ्रिंजे हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे एक और होता है, जैसे होता तो कई है, जैसे अब वरुण जो महत्वपूर्ण आपके लिए है, पूछा गया था, तो ये आपका वरुण हो जाएगा। भारत अमेरिका की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आपका भारत अमेरिका कौन? कोप इंडिया,
कौन सा? कोप इंडिया, ठीक है। कोप इंडिया किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, ठीक। मतलब ये कोप इंडिया जैसे भारत अमेरिका के बीच हुआ तो तर्कस भी है, जैसे आपसे हो सकता है पूछे तर्कस, तर्कस किसके बीच? भारत अमेरिका के बीच। कोप इंडिया किसके बीच? भारत अमेरिका के बीच, ठीक है। तो अब अगर बात कर लें फिर भाई अजय वारियर किसके बीच हुआ? तो भारत और यूके के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब बताइए अगर आपसे ये पूछे भैया भारत और यूके के बीच कोई और हुआ है क्या? तो कहेंगे तो इसमें हम एक लिस्ट आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराने वाले हैं, जितने सैन्य अभ्यास में सारे के सारे उसमें कराए जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर, जब भारत और यूके के बीच अजय वारियर हुआ है। अब आगे क्या है भैया, हाल ही में आईसीसी विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी शाहरुख खान, ऑप्शन डी ऋषभ पंत। बताओ भैया। देखिए अगर हम ऋषभ पंत की बात कर लें तो इन्हें स्टार स्पोर्ट का बनाया गया, किसका? स्टार स्पोर्ट्स, इन्हें स्टार स्पोर्ट्स का जो है बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। अगर हम बात कर लें सचिन तेंदुलकर की, तो सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन बनाया गया, किसका? चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन जो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। अगर हम बात करें राहुल द्रविड़ की, तो भैया राहुल द्रविड़ को भारत पेट्रोलियम द्वारा बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर, कौन सा? भारत पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बना है। और शाहरुख खान की बात करें तो ये सबसे मतलब इमर्जिंग प्लेयर वो हैं, और इनको टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है इनको जगह भी मिली है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ भैया यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस फ्रांस में है, या जिनेवा स्विट्जरलैंड में? देखिए अगर हम वाशिंगटन डीसी की बात कर लें मेरे दोस्त, जैसे एक एक करके बात कर लेंगे ना, तो अगर हम वाशिंगटन डीसी की बात करें तो यहाँ पे 2 प्रमुख मुख्यालय हैं। यहाँ पे एक तो आपका IMF है, क्या है? IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, और ये यहीं पे अवस्थित है, ठीक है। और वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं, ठीक है, जॉर्जिवा हैं। बात क्लियर है। अब बात करें दूसरा मुख्यालय कौन सा है, तो जो दूसरा मुख्यालय है मेरे दोस्त वो है आपका वर्ल्ड बैंक। कौन है? वर्ल्ड बैंक जो है, ये विश्व बैंक जो है, ये आपके वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। इसकी भी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी, ठीक। और इसके अध्यक्ष भी बात कर लें तो ये अध्यक्ष है आपके अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगर हम बात करें भैया कि न्यूयॉर्क में क्या है, अब ऑप्शन आया है तो सबसे पहली बात तो न्यूयॉर्क में जो है आपका UNO है, क्या है? UNO बोले तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1945 में, ठीक है। और इसमें अगर UNO की बात करें तो यहाँ पे इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो एंटोनियो गुटारेस हैं, एंटोनियो गुटारेस हैं। और इसके जो इसमें सदस्य देश हैं, जो UNO में सदस्य देश आपसे पूछा जाता है तो इसके सदस्य देश आपके 193 हैं, 193 देश जो है ये UNO में उपस्थित हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा और किसका मुख्यालय है? तो उसके अलावा आपका यूनिसेफ का है। किसका है? यूनिसेफ का मुख्यालय है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी, ठीक है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। कहाँ पे? ये आपके न्यूयॉर्क में हुई थी, इसलिए इसका मुख्यालय भी यहीं पे स्थित है। पेरिस फ्रांस की बात कर लेते हैं तो भैया पेरिस फ्रांस में जो है पेरिस फ्रांस में जैसे यूनिसेफ का मुख्यालय, हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, हम इसको मार देते हैं पेरिस में, जबकि पेरिस में किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय। किसका? यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये आपके पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की, वो भी 1945 में हुई थी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये है आंद्र एजोल। कौन है? आंद्र एजोल हैं, ठीक है। आंद्र एजोल जो है वो जो है यूनेस्को के अध्यक्ष हैं, और उसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है। इतनी बात क्लियर है। तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। बात कर लेते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड के, यहाँ तो कई संगठन हैं, कई सारे संगठन हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं ILO की, इंटरनेशनल लेबर यूनियन, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1919 में हुई थी। बात क्लियर है। और ये जिनेवा में हुई थी। और हम बात कर लें अगर जिनेवा की, तो जिनेवा में आपका WHO है। कौन है? WHO
आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी, WHO की स्थापना। और टेड्रोस अधानोम जो है ये यहाँ का संगठन है, ठीक है। और अगर हम बात कर लें जिनेवा में और क्या हुआ था, तो भैया ILO के साथ WHO के साथ कौन, अंकटाड, ये भी आपका जो है कहाँ पे, जिनेवा में। कब स्थापित हुआ, तो भैया ये 1964 में हुआ था। कब हुआ था, 1964 में हुआ था। बात क्लियर है। फिर यहीं पे G15 का भी अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। विश्व व्यापार संगठन जैसे WHO है, तो WTO की भी स्थापना यहीं हुई है, ठीक है। WTO की स्थापना भी आपके जिनेवा में हुई है। तो ये सारे संगठन, जैसे आपसे पूछे ILO पूछ ले, WHO पूछ ले, ठीक है, तो ये सारे कहाँ पे हैं, ये आपके जिनेवा में है। आपसे यूनेस्को पूछ ले, पेरिस फ्रांस में है। का स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। अगर आपसे यूनिसेफ पूछ ले या UNO पूछ ले, तो ये आप न्यूयॉर्क बताएंगे। कहाँ बताएंगे, न्यूयॉर्क बताएंगे, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो न्यूयॉर्क में हुई थी। इसका जो राइट आंसर, जैसे आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय, तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था। देखिए वैसे तो मुसलमानों में शराब जो है वो हराम है, तो भैया इसमें कौन नहीं छूता, अकबर नहीं छूता था, शाहजहां नहीं छूता था, जहांगीर नहीं छूता था, या औरंगजेब नहीं छूता था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए औरंगजेब तो सबसे कट्टर शासक था, तो भैया औरंगजेब ही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब जो था, ये जो इसका जन्म है वो 1618 में हुआ था, और ये सबसे कट्टर में से एक था, है ना। जैसे इसमें सबसे कट्टर जो यही था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां, चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर। 13 नंबर प्रश्न लेते हैं भैया। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, बताओ भैया। ऑप्शन इसमें कई दिए गए हैं आपको 4। हैजा के लिए होता है, मलेरिया के लिए होता है, टाइफाइड के लिए होता है, या पीत ज्वर के लिए होता है। देखिए जो विडाल टेस्ट परीक्षण है, जैसे अभी टाइफाइड और डेंगू चल रहा था, इसमें जो विडाल टेस्ट है वो बेसिकली टाइफाइड के लिए होता है, ठीक है। विडाल टेस्ट जो परीक्षण है एक समूह परीक्षण है, उसकी खोज जो है अगर आपसे पूछ ले तो 1896 में जो है ये फर्डिनेंड विडल ने ही इसकी खोज की थी। तो विडल टेस्ट टाइफाइड याद कर लीजिएगा, विडल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या है। ऑप्शन ए है 12,756 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 13,560 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 13,900 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 14,657 किलोमीटर। तो अभी इसका राइट आंसर क्या होता है। देखिए अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। मैं लिखता इसलिए हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये छप जाए। पृथ्वी जो है ये आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी 5वें नंबर की है, ठीक है। अगर हम आकार के अनुसार से बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी आती है ना, 5वें नंबर पृथ्वी आती है। और उसके बाद बात कर लें अगर, तो भैया पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, क्या 23.5 अंश ये झुकी हुई है, ठीक है। इसीलिए 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को जो है कर्क रेखा मानते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और अगर बात करें सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन जो है संभव है, और इसका एकमात्र उपग्रह अगर इसका कोई है तो वो है कौन, चंद्रमा है। कौन है, चंद्रमा इसका एकमात्र उपग्रह, ठीक है। इसका विषुवतीय व्यास जो है वो आपका 12,756 किलोमीटर है। क्या है, इसका जो विषुवतीय व्यास आपसे पूछा है वो 12,756 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात कर लें ध्रुवीय व्यास की, तो उसका जो ध्रुवीय व्यास है वो 12,714 है, ठीक है। 12,714 है जो इसका ध्रुवीय व्यास है, और इसका जो व्यास जो है विषुवतीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है। ऐसे क्या 12,714 किलोमीटर है। बात क्लियर है। वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 610 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चक्कर लगाती है, और जो है यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 610 किलोमीटर प्रति घंटा के चक्कर लगाती है। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसी में जो है आपका लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष जो है ये इसीलिए होता है, वो 56 मिनट 4 सेकंड के चक्कर में, ठीक।
15 नंबर चलते हैं भैया। टेरा रोसा शब्द से क्या तात्पर्य है? टेरा रोसा शब्द से क्या तात्पर्य है? पीली मिट्टी से, लाल मिट्टी से, एक द्वीप से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ भैया टेरा रोसा शब्द क्या है? तो भैया टेरा रोसा से तात्पर्य जो है ये एक प्रकार की लाल मिट्टी से है। किससे है? लाल मिट्टी से है भैया, है ना। जो टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य लाल मिट्टी से, और यह जो है एक प्रकार की लाल मृदा ही है और चूना पत्थर के अपक्षय से प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें एक द्वीप नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं 16 नंबर। क्या भैया? वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? वर्ष का सबसे लंबा दिन 20 अप्रैल, 23 सितंबर, 28 जून या 21 जून। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है वो कौन सा होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक कोई सही है, ठीक है। वर्ष का सबसे लंबा दिन, ठीक है। वर्ष का सबसे जो है लंबा दिन, तो जिसमें देखिए आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 जून। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के सम्मुख होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून और 23 सितंबर ये दो महत्वपूर्ण है, इन दोनों को याद रखना होता है, ठीक है। इन दोनों को याद रखना होता है। बात क्लियर है? अब देखिए अगर हम आगे बात बढ़ें, जैसे 23 सितंबर है तो इसमें सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है, ठीक है। 17 नंबर चलते हैं भैया। क्या 17 नंबर? अभी हम पढ़े थे इसको, जैसे जब पृथ्वी की बात आई थी, पृथ्वी कौन सबसे बड़ा ग्रह है? तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो निम्नलिखित विकल्पों से कौन सही ढंग से ग्रहों के आकार के अनुसार आरोही क्रम में दर्शाया गया है? ऑप्शन ए है मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध। ऑप्शन बी बृहस्पति, यूरेनस, शनि, शुक्र। ऑप्शन सी है यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। देखो भैया यहाँ पे बात कर लें पृथ्वी की, तो पृथ्वी तो 5वें नंबर के, दूसरे नंबर कहाँ गए? बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे बात कर लेते हैं पृथ्वी दूसरे नंबर पे, बिल्कुल गलत बात है। तो भैया ये गलत हो गया। बृहस्पति की बात कर लें, बृहस्पति के बाद जो है शनि आता है, ठीक है। बृहस्पति के बाद जो है ये शनि आता है। जैसे इसमें क्या पूछा? उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है। देखो भैया हम एक प्रकार जान लीजिए, अवरोही मतलब होता है घटता हुआ, ठीक है, जो घटता हुआ क्रम है। तो सबसे बड़ा तो बृहस्पति है। क्या है? सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, ठीक है। उसके बाद बृहस्पति के बाद आपका शनि आता है। कौन आता है? शनि आता है। उसके बाद आपका कौन आता है? शनि के बाद अरुण आता है, यूरेनस जिसको बोलते हैं, अरुण आता है, यूरेनस। उसके बाद बात करते हैं वरुण की। किसकी बात करते हैं? वरुण की। ये क्या है? नेपच्यून है, ठीक है। तो आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम यही है। तो देख लीजिए इसमें किस ऑप्शन मिल रहा है। तो यूरेनस, पृथ्वी, यूरेनस, शनि और शुक्र। तो ये तो गलत हो गया भैया, ये पहले आ गया ये बाद में है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। आर्द्रता किससे मापी जाती है? बताओ भैया आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, बैरोमीटर से या थर्मामीटर से? अगर हम इसकी बात करें तो हाइग्रोमीटर जो आप पहले हाइड्रोमीटर जान लीजिए। तो जो हाइड्रोमीटर है इससे द्रवों का आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है। क्या? द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। बात क्लियर है? अगर हम बात करें हाइग्रोमीटर की, तो भैया हाइग्रोमीटर जो है ये द्रवों की आपेक्षिक घनत्व का ज्ञात करते हैं इससे। क्या? द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, द्रवों का आपेक्षित घनत्व, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व जो है ये भी आपका यही करते हैं, ठीक है। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व हाइग्रोमीटर से। और द्रवों की जैसे अगर हम बात करें जैसे हाइग्रोमीटर की द्रवों का अपेक्षिक घनत्व, और यहाँ हाइग्रोमीटर की बात कर लेते हैं तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। अब जैसे इसमें कंफ्यूज होता है कि भाई इसमें ये भी होगा, इसमें ये भी होगा। अपेक्षिक घनत्व दोनों होगा, बल्कि दोनों नहीं होगा। बहुत क्लियर जान लीजिए, अपेक्षिक घनत्व की बात होगी तो वो हाइड्रोमीटर आएगा। अगर हाइग्रोमीटर आ गया, हाइग्रो बोले तो द्रवों की गहराई, द्रवों की आपेक्षिक घनत्व। तो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व क्या? अगर द्रवों का आपेक्षिक घनत्व की बात होगी तो क्या? हाइड्रोमीटर। और अगर वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता की बात होगी, किसकी? वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। इसीलिए इसको गलत हमने काट दिया। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, वायुमंडल में व्याप्त
आर्द्रता जो है इसको मापना होगा तो वो आप हाइग्रोमीटर से मापेंगे, है ना। लेकिन अगर अपेक्षित घनत्व तो आपको नापना होगा तो आप किससे मापेंगे, हाइड्रोमीटर से। ये दोनों विवादित थोड़ा सा रहते हैं, आपको डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए हमने एक बार लिख करके काट दिया ताकि वो चीज़ आपको हाइग्रोमीटर में ना आए। हाइग्रोमीटर मतलब क्या होता है, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, और हाइड्रोमीटर क्या होता है, द्रवों का अपेक्षित घनत्व। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। बैरोमीटर की बात करें भैया, तो बैरोमीटर जो है यह वायु दाब मापने के काम में आता है, वायु दाब। और थर्मामीटर की बात कर लें मेरे दोस्त, तो यह 0 डिग्री सेल्सियस में शरीर का तापमान माप सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो आर्द्रता जो है ये आपके वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता जो है ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा, हाइड्रोमीटर। बैरोमीटर किसके द्वारा, वायु दाब के द्वारा। थर्मामीटर किसके द्वारा, 0 डिग्री सेल्सियस कहने के चक्कर में बेचारा इससे माप लिया जाता है, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर पे क्या भैया, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा, अरल सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर या मृत सागर। बताओ भैया इसमें सबसे जो है खारा जल वो किसका है, बाल्टिक का है, मृत का है, लाल सागर का है, किसका है। देखिए लवणता को प्रतिजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता जो है वो करीब 35 प्रति हजार होती है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। और जो आपका ये लवणता है जो पाई जाती है वो आपके -20 से लेकर के -40 उत्तरी अक्षांश तक जो है ये रेखा पाई जाती है, ठीक है। और हम दक्षिणी अक्षांश की बात कर लेते हैं भैया, तो दक्षिणी अक्षांश में आप करीब 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस दक्षिण अक्षांश तक की रेखा पाई जाती है। तुर्की की वान झील जो है लवणता में सबसे अधिक है। और दूसरे स्थान पर कौन आता है भैया, दूसरे स्थान पर आता है आपका मृत सागर। क्या है, मृत सागर जो है ये दूसरे स्थान पे आता है। और जो पहले स्थान पे है वो है आपकी सबसे अधिक जो तुर्की की वान झील है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतु के अनुसार पेड़ पौधों की पत्तियां झड़ जाती हैं, कहाँ पे झड़ जाती हैं भैया। ऑप्शन ए है आपका सदाबहार वन, ऑप्शन बी है आपका शंकुधारी वन, ऑप्शन सी पर्णपाती वन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को जो है वो कहते हैं, जैसे माफ़ करिएगा, जैसे जहाँ पर ऋतु के अनुसार पेड़ों की पत्तियाँ झड़ जाती हैं, जैसे इनको कहा जाता है पर्णपाती वन। क्या कहा जाता है भैया, पर्णपाती वन कहा जाता है। या इनको जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन बोला जाता है, ठीक है। ये जो हमारे जैसे पूछा जाता है कि ये इसके अंतर्गत कौन आते हैं, पर्णपाती वन के अंतर्गत कौन आते हैं, तो इसमें आपके साल, सागौन, पिछली बार ये पूछा गया था, साल, सागौन, पीपल, ठीक है, साल, सागौन, पीपल, नीम और उसके बाद जो है शीशम, ये सारे के सारे कौन है, ये सारे के सारे पर्णपाती वन। आप देखेंगे गर्मियों के मौसम में इनकी सारी पत्तियां जो है ये झड़ जाती हैं, ठीक है। और बात करें कहाँ पाया जाता है, तो भैया ये आपके यूपी में पाया जाता है, आपके सटे हुए बिहार में पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद झारखंड में पाया जाता है और आपके उड़ीसा में भी पाया जाता है। बात क्लियर भैया। इसमें जो आपका पर्णपाती वन है ये इतने सारे हैं, साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम, ये सारे के सारे हैं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर पे क्या भैया, किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फ्लोरा, ऑप्शन बी फाना, ऑप्शन सी बायोस्फीयर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ भैया इसका क्या होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं पशु की बात करते हैं और एक बात करते हैं मानव की, ठीक है। ये दो चीजें हैं, एक पशु हो गया और एक मानव हो गया, ठीक है। अब पशु मानव दोनों एक ही श्रेणी में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से अलग कौन होती है, वनस्पति अलग होती है। क्या अलग होती है, वनस्पति अलग होती है। तो जो पशु या मानव इसकी बात जो हो रही है, जैसे इनकी चर्चा जब कभी होगी तो वो किस में आएंगे, जैसे एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने विशेष साम्राज्य क्या कहते हैं, वो कहलाता है आपका फाना। क्या है, वो आपका फाना है। पशु मानव ये पाया जाता है, ये फाना है। लेकिन अगर हम बात करें वनस्पति की, तो वनस्पति में क्या होता है, फूल आता है, इसलिए इसको क्या कहता है, फ्लोरा कहा जाता है। वनस्पति मतलब फ्लोरा। और अगर वायु जो मानव की बात करते हैं या पशु की बात करते हैं तो इसमें आप जो है
फाना मारिएगा। फाना जो है पशु मानव के लिए और जो फना जो आपका फ्लोरा है ये पौधों के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पे। क्या भैया 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक उर्वरक खनिज, कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रेट, ऑप्शन बी पोटास, ऑप्शन सी आपका फॉस्फेट, ऑप्शन डी है आपका टंगस्टन, ठीक है। तो देखो भैया अगर हम इसकी बात कर लें कौन सा उर्वरक खनिज नहीं है, तो इसमें आपका नाइट्रेट भी है जो नाइट्रोजन उर्वरक है, ठीक है। और अगर बात करें फास्फोरिक अम्ल की, फास्फोरिक उर्वरक की, तो फास्फोरस जो है फास्फोरस भी है। हम बात करें पोटास की तो पोटास भी है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया 23 नंबर पे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भैया जान लीजिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर कोई है तो वो है आपका ग्रीनलैंड। ये कई दफ़ा चर्चा हो चुकी है। ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। जैसे अगर आप पूछो भैया ग्रीनलैंड नहीं दिया तब क्या करेंगे आप? मान लीजिए ग्रीनलैंड नहीं दिया है, फिर आपको न्यू गिनी देगा, आपको न्यू गिनी आपको देगा। न्यू गिनी में सेना भेज के हम जो है उसको कर लेंगे, ठीक है। हम उसको एक सबसे बड़ा द्वीप घोषित करके उसका सम्मिलित हो जाएंगे। उसके बाद करते हैं जो ग्रीनलैंड है, न्यू गिनी हो गया, बोर्नियो द्वीप हो गया, मेडागास्कर हो गया, बाइफिन द्वीप हो गया, सुमात्रा हो गया, होन्शु द्वीप हो गया जिस पर जापान की राजधानी है। ये सारे के सारे जो है प्रमुख बड़े द्वीप हैं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। 1 घंटे में समयांतर में देशांतर में क्या दूरी होगी? ठीक है। ऑप्शन ए दिया है 15 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है आपका 45 डिग्री, ऑप्शन डी है आपके 60 डिग्री। देखो भैया अगर हम इसकी बात करते हैं कि भैया 1 घंटे में कितने समय अंतर होता है, तो मेरे दोस्त पूरी दुनिया जानती है कि जो पूरा विश्व है, जो पूरा विश्व है ये वो 24 समय जोनों में बटा है। कितने? 24 समय जोनों में बटा है, ठीक है। 24 समय जोनों में बटा हुआ है। और आगे बात करें तो इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम या मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। अर्थात प्रत्येक जोन कितने डिग्री का है? तो भैया प्रत्येक जोन जो है ये 15 डिग्री का है। क्या है? 15 डिग्री का है, ठीक है। 15 डिग्री का जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर और आखिरी प्रश्न लेते हैं। क्या भैया धुंध जो नमी के कारण, नमी के बड़े कारणों से बना है क्या कहलाता है? कोहरा कहलाता है। उसके बाद आपका माफ़ करिएगा प्रश्न लेते हैं, बताइए। कोहरा कहलाएगा और उसके बाद बी आप जैसे पहला ऑप्शन है कोहरा, दूसरा ऑप्शन है ओस, तीसरा ऑप्शन मतलब चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुआं एवं संघनित जल पिंडों को क्या कहा जाता है भैया? कोहरा। ऑप्शन इसका ए जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यही जो कूड़ा है पड़ करके जब नीचे आता है तो ये ओस बन जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी पीटी एग्जाम के लिए। तो अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।